नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो है वाक्य रचना। वाक्य रचना का जो विषय है वो हर तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाक्य रचना के दो तरीके होते हैं। कोई वाक्य किस प्रकार से बनाया जाता है, ये दो भागों में बांटकर बताया जाता है। ये जो मैं आपको आज समझा रही हूँ, ये हमारे CBSE के क्लास 9th और 10th दोनों के सिलेबस में आता है, और इसके साथ साथ ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आता है। तो सबसे पहले मैं आपको वाक्य, उसका अर्थ और उसके कितने भाग होते हैं वो बताऊंगी। उससे अगले वीडियो में वाक्य के भेद बताऊंगी। पहला भेद जो कि होता है अर्थ के आधार पर, और दूसरा भेद जो कि होता है रचना के आधार पर। या आप इसे पहला भेद रचना के आधार पर और दूसरा भेद अर्थ के आधार पर भी बोल सकते हैं। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो अर्थ के आधार पर जो वाक्य रचना होती है, ये कक्षा 9 का सिलेबस होता है। और जो रचना के आधार पर है, जो अर्थ के आधार पर है, वो हमारा कक्षा 9 का है। जो रचना के आधार पर है वो हमारा कक्षा 10 का सिलेबस होता है। तो इस भाग में मैं आपको पहले बताऊंगी कि वाक्य का अर्थ क्या होता है और उसके कितने भाग होते हैं। आइए कुछ उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बिल्ली दूध पी रही है, सोनल नाच रही है, घोड़ा दौड़ रहा है। दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त सभी शब्द सार्थक हैं तथा वे इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि अर्थ को पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहे हैं। अतः ये सभी वाक्य, सार्थक का मतलब होता है जो कि जिसका सही अर्थ हो। सार्थक का क्या मतलब है? सही अर्थ। और व्यवस्थित यानी कि अर्थपूर्ण क्रम में लगे होना। अगर हम ये वाक्य इस तरीके से बना दें, स्कूल जा रही बहें, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि वाक्य का एक नियम होता है कि उसमें सभी शब्द जो दिए गए हैं उनका कोई ना कोई अर्थ हो और उन्हें एक निश्चित क्रम में लगाया जाए। आइए पहले मैं आपको अर्थ का वाक्य की परिभाषा समझाती हूँ। उसके आगे आपको समझाऊंगी कि जो मैं ये सार्थक और व्यवस्थित रूप बता रही हूँ वो क्या है। अर्थ, शब्दों के व्यवस्थित क्रम एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है और यह शब्द एक निश्चित क्रम में लिखे तथा बोले जाते हैं। उदाहरण के लिए, राधिका पढ़ रही है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर पढ़ने वाला स्टडी वाला पढ़ाएगा, जो कि हम इस तरीके से लिखते हैं, पढ़ रही है। दिए गए वाक्यों में राधिका संज्ञा के रूप में और पढ़ रही है क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है। अतः यह वाक्य एक निश्चित क्रम में लिखा गया है और इसमें दिए गए शब्दों का अर्थ निकलता है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वाक्य बिना संज्ञा, क्रिया और क्रिया पूरा नहीं होता है। प्रत्येक वाक्य में एक संज्ञा शब्द होता है और एक क्रिया शब्द होता है। संज्ञा के स्थान पर आपका सर्वनाम शब्द भी आ सकता है, पर बिना संज्ञा और क्रिया के कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं माना जाता है। आगे देखते हैं। अब है वाक्य रचना के नियम, यानी कि कोई वाक्य किस प्रकार से बनाया जाएगा, उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे वाक्य में कर्ता का होना अनिवार्य है। कर्ता अर्थात जो कार्य करे। यहाँ पर कर्ता के स्थान पर आप संज्ञा भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो कर्ता होगा वो संज्ञा या फिर सर्वनाम होगा। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। यहाँ पर कर्ता या तो संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा। जैसे राम खाना खा रहा है, तो राम यहाँ पर किसी का नाम है, वो यानी कि क्या है? संज्ञा। वह खाना खा रहा है, वह यहाँ पर जो है सर्वनाम है, तो कर्ता कौन है? सर्वनाम शब्द है। वाक्य में क्रिया का होना अनिवार्य है। क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं माना जाता। क्रिया का अर्थ वाक्य में जो काम हो रहा है, यानी कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि क्रिया मतलब होता है काम होना, और बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। हम कहते हैं मेरा नाम राम है, तो जो है शब्द है वो होना क्रिया बताता है। उसी प्रकार से बच्चे खेल रहे हैं, मैं खा रही हूँ, प्रिया घूम रही है, ये सभी क्रिया शब्द
से ही पूर्ण वाक्य है और क्रिया का अर्थ बताया गया है जो काम किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा नियम कहता है हिंदी वाक्य रचना में SOV नियम का पालन किया जाता है। अब SOV क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। मैं पहले आपको इंग्लिश के वाक्य यानी सेंटेंस फॉर्मेशन से बताती हूँ, उसके बाद मैं हिंदी से बताती हूँ। इंग्लिश में S का मतलब होता है सब्जेक्ट, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और V का मतलब होता है आपका वर्ब। V का मतलब होता है आपका वर्ब। अब हिंदी में क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो स्थान होता है वो हम ही लेती है, इसीलिए हिंदी में क्या होता है, हिंदी में S का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम, O का मतलब होता है कोई स्थान या कोई वस्तु और V का मतलब क्रिया ही होता है। इंग्लिश में जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं SVO, यानी कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब आता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो मार्केट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, गोइंग यहाँ पर वर्ब होता है। पर हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में पहले आपका संज्ञा या सर्वनाम आता है, मैं, संज्ञा या सर्वनाम आएगा आपका, जैसे मैं यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम है, बाजार कोई स्थान है, जा रहा हूँ क्रिया है। हिंदी भाषा में हमेशा SOV यानी कि पहले संज्ञा या सर्वनाम, फिर कोई वस्तु या स्थान और आखिरी में क्रिया शब्द आता है। इस तरीके से वाक्य पूरा बनाया जाता है। आगे देखिए, हिंदी भाषा में वाक्य निर्माण के लिए सबसे पहले संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा सर्वनाम के पश्चात यानी कि बाद में किसी वस्तु, स्थान, विशेषण आदि का प्रयोग किया जाता है और क्रिया का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही समझाया यहाँ पर। यानी कि ये जो V है ये हमारा क्रिया है। जैसे रोमा कार चला रही है, रोमा हमारा क्या है, संज्ञा, कार क्या है, कोई वस्तु, और चला रही क्या है, हमारा, चला रही हमारी पूरी हो जाती है क्रिया। तो ये हुआ हमारा S, ये हुआ हमारा O और ये पूरा हुआ हमारा V। मैं आपको दोबारा समझाती हूँ एक बार। ये है हमारा S, ये है हमारा O और ये पूरा हमारा है V, यानी कि ये संज्ञा सर्वनाम यानी कि सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट कोई वस्तु स्थान और ये हमारा वर्ब यानी कि क्रिया। अब आगे देखते हैं। अब जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो वो दो भागों में बंटता है। एक होता है जो कि कर्ता, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और दूसरा होता है जो कुछ कहा जाता है। तो इसी आधार पर वाक्य के दो भाग बताए गए हैं। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, पहला होता है उद्देश्य, पहला होता है उद्देश्य हमारा, पहला है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है ये समझते हैं। उद्देश्य, जिसके विषय में कोई बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे दादाजी सैर कर रहे हैं, दिए गए वाक्य में ये सैर करना किसके बारे में बताया गया है, दादाजी के बारे में, तो ये उद्देश्य। और दूसरा वाक्य होता है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे दादाजी सैर कर रहे हैं, अब दादाजी के विषय में क्या कहा जा रहा है कि वो सैर कर रहे हैं, तो ये हमारा विधेय है। अगर मैं साधारण भाषा में समझाना चाहूँ तो उद्देश्य जो होता है वो कर्ता होता है और विधेय है जो उसके द्वारा किया गया कार्य है। या हम इन्हें साधारण और बोल सकते हैं कि उद्देश्य होता है जिसके बारे में कोई बात कही जाए और विधेय होता है जो बात कही जाए। ठीक है, अब उद्देश्य और विधेय को हम फैला भी सकते हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि अगर हम विशेषण का प्रयोग करें या किसी और विशेषता बताने की प्रयोग करें, क्रिया की विशेषता बताएं, तो उसके अनुसार आपका उद्देश्य और विधेय का विस्तार हो सकता है। जैसे उद्देश्य का विस्तार होता है हमारा जिसमें हम उद्देश्य के विस्तार में हमारा जो कर्ता है उसकी विशेषता बताई जाए।
जो शब्द उद्देश्य की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे उद्देश्य विस्तार कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक साधारण शब्द है लड़का, फुटबॉल खेल रहा है, तो इसमें उद्देश्य क्या है हमारा लड़का और विधेय क्या है फुटबॉल खेल रहा है। अब आगे इसमें उद्देश्य विस्तार दिया गया है, नीली कमीज वाला लड़का फुटबॉल खेल रहा है, तो इस लड़के की विशेषता क्या है कि उसने नीली कमीज पहनी हुई है, तो ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। और उद्देश्य का विस्तार हो सकता है लंबा लड़का फुटबॉल खेल रहा है। अब ये फुटबॉल खेल रहा है तो तीनों में एक जैसा है, पर ये जो आपका उद्देश्य ही बदल गया है। यहाँ पर लड़के की विशेषता लंबा है, यहाँ पर लड़के की विशेषता उसने नीली कमीज पहनी है, तो इसलिए ये उद्देश्य का। हम देखेंगे विधेय का विस्तार वो कैसे किया जाता है। उसमें देखिए विधेय का मतलब जो काम किया गया है। अब यहाँ पर हमें दिया गया है एक वाक्य, यानी कि जो काम किया गया है वो हमारा विधेय होता है और उस काम की जो विशेषता बताता है वो विधेय का विस्तार होता है। जो शब्द क्रिया के कर्म या विशेषण होते हैं वे विधेय कहलाते हैं। जैसे कृष्ण एक शब्द है, पहले में दिया गया है माखन चुराते, साधारण विधेय है। अब दूसरा है कृष्ण चुपके से माखन चुराते हैं, ये माखन चुराते हैं तो सेम है, पर ये जो चुपके से शब्द दिया गया हमारा, एक मिनट, जो चुपके से दिया गया हमारा ये चुपके से जो दिया गया ये इस माखन चुराने की विशेषता बता रहा है कि वो चुपके से माखन चुराते हैं, तो ये विधेय का विस्तार हो गया है। तीसरे में है चुपके से सारे घरों का माखन चुराते हैं, तो ये चुराते हैं का और विस्तृत रूप बताया गया। तो जो भी विशेषता या जो भी साथ में जोड़कर विशेषता या कर्म बताई जाती है किसी कर्म की क्रिया की, वो विधेय का विस्तार होता है, वो विधेय का विस्तार होता है। और जो विशेषता उद्देश्य की बताई जाती है वो उद्देश्य का विस्तार होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, वॉच कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।